कजरी हमेशा उदास रहती थी क्योंकि कोई भी उससे प्यार से बात नहीं करता था। सभी उसके काले रंग रूप को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। मालती थी तो कजरी की सगी माँ, लेकिन वो अपनी बेटी दूसरी बेटी रानी को ज्यादा प्यार करती थी। अरे बेटा, अच्छे से खाती क्यों नहीं हो? देखो मैंने तेरे लिए मछली चावल बनाया है। माँ, मेरा आज मच्छी चावल खाने का मन नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कहते बेटा, मच्छी चावल नहीं खाओगी तो ताकत कहाँ से मिलेगी? तभी कजरी जो सूखी रोटी और प्याज खा रही थी वो बीच में बोल पड़ी। माँ, अगर रानी नहीं खाना चाहती तो मछली चावल मुझे दे दो। तुझे जो मिला है चुपचाप खा ले, समझी? मैं अपनी रानी बेटी को अपने हाथों से मछली चावल खिलाऊंगी। तू जल्दी से खाना खत्म कर और नदी में जाकर झूठे बर्तन धोकर ला। यहाँ बैठी मत रह, अभी और भी बहुत काम बचे हैं करने के लिए। कजरी चुपचाप सूखी रोटी खाने लगी। खाना खाने के बाद वो झूठे बर्तन लेकर नदी में धोने चली गई। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मैं आज घर नहीं लौटूंगी। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये कहते हुए कजरी फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक से गुजर रही सोने के बालों वाली सिंड्रेला परी ने कजरी की सारी बात सुन ली। वो तुरंत कजरी के पास गई और उसे समझाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो कजरी? मन सुंदर होना चाहिए, बाहरी रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। लेकिन लोगों को तो बाहरी सुंदरता ही दिखाई देती है। वो लोग सब बेवकूफ हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। आपका रंग रूप मेरी तरह होता तो आपको पता चलता कितनी तकलीफ होती है घर और बाहर लोगों के ताने सुनकर। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन अभी तुम घर जाओ, शाम होने वाली है। नहीं, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं घर नहीं जाऊँगी। मुझे वहाँ कोई प्यार नहीं करता। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूँ तो फिर तो तुम घर चली जाओगी ना? क्या सच में आप मुझे अपने जैसा सुंदर बना दोगी? हाँ कजरी, सच में। फिर तो सभी लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। अच्छा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जादू करने वाली हूँ और जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना। कजरी ने खुशी खुशी अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब सिंड्रेला ने उसे आंखें खोलने को कहा तब कजरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, मेरा रंग रूप तो बिल्कुल आपके जैसा हो गया और मेरे बाल भी सोने के हो गए। कजरी, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा परी लोग जाने का समय हो गया है। इतना कहकर सिंड्रेला परी अदृश्य हो गई। वहीं दूसरी ओर कजरी खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। गांव के सभी लोग उसे बस देखते ही रह गए। फिर जब कजरी घर पहुंची तो उसे देख उसकी माँ मालती हैरानी से बोली, अरे कजरी, तेरा रंग रूप कैसे बदल गया? तू तो बहुत सुंदर दिख रही है और ये तेरे बाल तो सोने की तरह चमक रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? फिर कजरी अपनी माँ को सारी बात बताते हुए बोली, माँ, आज जब मैं नदी में बर्तन धोने गई थी तभी वहाँ एक सुंदर सी परी आई। उन्होंने अपने जादू से मुझे सुंदर बना दिया और मेरे बालों को तो देखो, बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। ये कहते हुए कजरी ने अपने सुनहरे बालों को जैसे ही हाथ लगाया, उन बालों में से सोने के सिक्के गिरने लगे। ये देख कजरी और मालती दोनों दंग रह गयीं। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? कजरी बेटी, मेरे पास आओ, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो। तुम तो मेरे घर की सबसे बड़ी और लाडली बेटी हो। आ बैठ मेरे पास। ये कहते हुए मालती कजरी से प्यार से बात करने लगी। कजरी बेटी, तुम थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। तब तक मैं ये सोने के सिक्के उठाकर अलमारी में रख देती हूँ। पर माँ, रात का खाना बनाने की तैयारी शुरू करनी है मुझे। वो सब मैं कर लूंगी, तू बस जाकर आराम कर। और हाँ, आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी, ठीक है? अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाकर अपने कमरे में आराम कर। कजरी खुश होते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी वहाँ मालती की दूसरी बेटी रानी आई और बोली, माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आज खाना आप बनाओगी? हाँ बेटी, क्योंकि कजरी के पास जादुई सोने के बाल हैं। अब देखना, हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अब जल्दी से जाकर इन सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान में बेच आती हूँ। इस तरह सोने के सिक्के बेचते बेचते कजरी की माँ मालती बहुत अमीर हो गई। वो ढेर सारी धन संपत्ति की मालकिन बन गई। लेकिन मालती का लालच फिर भी कम नहीं हुआ। वो हर रोज कजरी से जादुई सोने के बालों से सोने के सिक्के गिराने को कहा करती। इतना ही नहीं, मालती अब कजरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। ऐसे ही एक दिन, कजरी बेटा, खाना खाने आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है।
कजरी खुश होते हुए खाना खाने बैठी, लेकिन रानी को वहाँ ना देख वो बोली, माँ रानी कहाँ है? उसे आपने खाना खाने बुलाया नहीं? अभी बुला लूंगी, तुम तो खाना शुरू करो। देखो बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए मछली चावल बनाया है। तभी प्लेट की ओर देखते हुए कजरी हैरानी से बोली, अरे आपने तो मुझे बड़ी वाली मछली दी है, मैं खा नहीं पाऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगी, चल जल्दी से खाना शुरू कर, इसके बाद मैं तुझे शुद्ध देसी घी का हलवा भी खिलाऊंगी। इतने में रानी कमरे से बाहर आई और बोली, माँ आपने मुझे नहीं बुलाया, मुझे भी तो भूख लगी है। दिन भर कुछ काम करती नहीं और सबसे पहले भूख तुझे ही लग जाती है। चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ये कहते हुए मालती ने रानी के लिए खाना परोसा। प्लेट में खाना देखते ही रानी मुंह बनाते हुए बोली, माँ आपने मुझे छोटी मछली क्यों दी? मुझे भी बड़ी मछली चाहिए। जो मिला है चुपचाप उसे खा ले, नखरे मत दिखा। हाँ कजरी बेटा, तूने अभी तक खाना क्यों नहीं शुरू किया? खा खा, पेट भर के खा। माँ की बात सुनकर कजरी मन ही मन खुश होते हुए बोली, माँ मुझे कितना प्यार करती है, ये सब सुनहरे बालों वाली परी का कमाल है। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब कजरी की माँ मालती गांव की सबसे अमीर औरत बन गई। उसी गांव में जग्गा और बिल्ला नाम के दो बदमाश रहते थे, जो मालती को अक्सर सुनार की दुकान में आते जाते देखा करते थे। हाँ गुरु, मैं हर रोज इस घर में रहने वाली औरत को सुनार की दुकान में दिन में 2 बार आते हुए देखता हूँ। वो औरत ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आती है और सुनार की दुकान पर बेचकर ढेर सारे पैसे ले जाती है। और इसके पास इतना सारा सोना आता कहाँ से है? मैंने सब पता लगा लिया है गुरु। इस औरत की एक लड़की है जिसके सोने के जादुई बाल हैं। जब वो अपने बाल छूती है तब उसके बालों में से सोने के सिक्के गिरते हैं। इसी की वजह से ये इतने अमीर हो गए हैं। ये तो बहुत मुश्किल काम है। सोने के सिक्के से भरा हुआ बक्सा होता तो हम उठाकर भाग जाते, लेकिन 50 किलो की लड़की को लेकर कैसे भागेंगे? गुरु मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे उठाकर भाग जाएं। इससे हम दोनों पर उस लड़की का वजन भी कम पड़ेगा और हमें उसे उठाकर ले जाने में आसानी भी होगी। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची? तू मेरे साथ रह रहकर समझदार हो गया है। दोनों बदमाश रात होने का इंतजार करने लगे। फिर सबके सो जाने के बाद जग्गा और बिल्ला कजरी को बेहोश कर उसे एक बोरे में डालकर एक सुनसान खंडर में ले गए। जब कजरी को होश आया तो उसने देखा उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं। अरे ये क्या? ये मेरे हाथ पैर किसने बांध दिए और मैं कहाँ हूँ? तभी जग्गा हंसते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही जगह हो लड़की। कौन हो तुम और मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है? छोड़ो मुझे। हमने तुझे किडनैप किया है लड़की, अब तुम हमारे कब्जे में हो। लेकिन क्यों? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें पता है कि तेरे जादुई बाल हैं। तू हमें भी सोने के सिक्के से माला माल कर दे, फिर हम भी बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। उन बदमाशों की बात सुन कजरी मन ही मन बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? खूबसूरत दिखने के चक्कर में मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई। अब मेरा क्या होगा? इस तरह जग्गा और बिल्ला कजरी से जोर जबरदस्ती कर सोने के सिक्के हासिल करने लगे। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। फिर एक दिन बिल्ला के दिमाग में एक आइडिया आया। गुरु, हम इस तरह थोड़ा थोड़ा सोने के सिक्के बाजार में बेचने जाएंगे तो पुलिस की नजर हम पर पड़ सकती है। बात तो तूने 16 आने की सही बोली है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम इस लड़की के सारे सोने के बाल ही काट दे। इसके सोने के बालों की कीमत लाखों में होगी, फिर हमें इस लड़की की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरे पास इतने कमाल के आइडिया आते कहाँ से हैं? चल जल्दी से कैंची लेकर आ, हम इसके सारे बाल काट देते हैं। दोनों की सारी बातें कजरी ने सुन ली और रोने लगी। कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये मेरे सारे बाल काट कर मुझे गंजी कर देंगे। इससे अच्छा तो मैं पहले ही ठीक थी। मैंने सिंड्रेला परी की बात ना सुनकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपना पहले वाला रंग रूप वापस चाहिए। अब मुझे इस मुसीबत से कौन बचाएगा? ये कहते हुए कजरी रोए जा रही थी। तभी वहाँ सिंड्रेला परी प्रकट हुई और बोली, घबराओ नहीं कजरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई शक्ति से जग्गा और बिल्ला को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। पुलिस ने उन दोनों को देखते ही तुरंत जेल में बंद कर दिया। उसके बाद सिंड्रेला परी कजरी को रस्सियों से आजाद करते हुए बोली, कजरी अब तुम घर लौट जाओ, तुम आजाद हो। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे वापस पहले जैसा बना दो। लेकिन तुम तो सुंदर बनना चाहती थी ना? नहीं, मैं अब समझ गई कि असली सुंदरता बाहरी रंग रूप नहीं होता। प्लीज मुझे पहले जैसा बना दो।
कजरी की बात सुन सिंड्रेला परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कजरी फिर से पहले जैसी दिखने लगी। उसके बाद सिंड्रेला परी आसमान में गायब हो गई। वहीं कजरी अपने रंग रूप को देखते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर माँ मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेगी? कोई नहीं, मैं माँ के ताने सुनकर रह लूंगी। ये कहते हुए कजरी एक पेड़ के नीचे उदास बैठ गई। तभी उसकी माँ मालती और उसकी बहन रानी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँची। अरे कजरी बेटी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं इन 4 दिनों में समझ गई कि बेटी खोने का दर्द क्या होता है। चल मेरा बच्चा, घर चल, देख कितनी कमजोर हो गई है। माँ, मैं पहले जैसी दिखने लगी। अब मेरे बालों में से सोने के सिक्के नहीं गिरेंगे माँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, घर चल, तेरे बिना घर सूना लग रहा है। कजरी दीदी, अब उठ भी जाओ, आज से हम एक जैसा खाना खाएंगे। चलो घर चलते हैं। उसके बाद मालती ने अपनी दोनों बेटियों को प्यार से गले लगा लिया और सभी मिलजुल कर प्यार से रहने लगी। मोटी परी की जादुई साड़ी। ये कहानी परी लोक में रहने वाली सुधा परी की है। सुधा परी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर केवल एक ही कमी थी कि वो बहुत ही ज्यादा मोटी थी। मोटी होने के बावजूद सुधा परी बहुत मेहनत करती थी। सुधा परी को देखकर परी लोक की सारी परियां उसका बहुत मजाक बनाया करती थीं। कोई भी परी सुधा परी से बात तक नहीं करना चाहती थी। एक बार परी लोक की कुछ परियां झूला झूल रही थीं कि तभी वहाँ पर सुधा परी जाती है और कहती है, अरे वाह, तुम लोग झूला झूल रही हो। मुझे भी झूला झूलने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी झूला झूलने दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुधा परी? ये झूला हमने अपने हाथों से बनाया है। हम नहीं चाहते कि तुम इस पर बैठो और ये टूट जाए। उस परी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं और मोटी मोटी कहकर सुधा परी का मजाक बनाने लगती हैं। इस कारण सुधा परी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और रानी परी अपने महल में अपने बेटे के विवाह के लिए स्वयंवर रखती है, जहाँ पर सभी परियां बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ों में तैयार होकर पहुँची थीं। उसी स्वयंवर में सुधा परी भी बहुत सुंदर गुलाबी कलर की साड़ी पहनकर पहुँची। तभी वहाँ मौजूद सभी परियां सुधा परी को देखकर जोर जोर से हंसने लग गईं। तभी एक परी ने कहा, अरे ओ सुधा परी, यहाँ पर खूबसूरत परियों का स्वयंवर चल रहा है, कोई मोटी परी का नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रानी परी ने महल में सभी परियों को बुलाया था, इसलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता है कि राजकुमार तुम्हारी तरफ देखेंगे भी? तुम्हें तो तुम्हारे टाइप का कोई मोटा राजकुमार ढूंढना पड़ेगा। काफी देर तक सभी परियां मिलकर सुधा परी का मजाक बना रही थी। इसी बीच रानी परी वहां आ गई, लेकिन सारी परियां सुधा परी का मजाक बनाने में इतनी व्यस्त थीं कि रानी परी के आने का पता किसी को चला ही नहीं और रानी परी ने सभी को सुधा परी का मजाक बनाते हुए सुन लिया। इस तरह किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? परियां होकर ऐसी हरकतें करती हो। रानी परी को देखकर सभी परियां चुप हो जाती हैं। रानी परी बहुत गुस्से में थी। वो सभी परियों को डांटना शुरू कर देती हैं। मोटी होने के बावजूद भी पूरे परिलोक में सुधा परी जितना मेहनती कोई नहीं है। मेरी सबसे ज्यादा मदद सुधा परी करती है और तुम लोग सुधा परी से कभी बात करके देखो, उसका दिल कितना अच्छा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ उसका मोटापा देखकर उसका मजाक बनाना आता है। क्या कह रही थी तुम कि राजकुमार सुधा परी की तरफ देखेंगे भी नहीं? मैं यहाँ इतनी सारी परियों के सामने ये ऐलान करती हूँ कि मैं अपने बेटी की शादी सुधा परी से तय कर रही हूँ। रानी परी की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी परियां हैरान हो जाती हैं। वहीं सुधा परी बहुत खुश हो जाती है कि खुद रानी परी ने उसकी तरफदारी ली। फिर कुछ दिनों के बाद ही रानी परी अपने बेटे से सुधा परी की शादी करवा देती है, क्योंकि रानी परी ने सुधा परी से शादी के बारे में अपने बेटे से कोई बात नहीं की थी। इस कारण राजकुमार कार्तिक बहुत नाराज था। बाकी परियों की तरह उसे भी सुधा परी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो सुधा परी को एक आंख नहीं देखना चाहता था। वो सुधा परी के साथ बहुत अत्याचार करता था, लेकिन माँ बेटे में कोई फूट ना हो, इस कारण सुधा परी कभी रानी परी से कोई शिकायत नहीं करती थी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं इतना खूबसूरत राजकुमार हूँ
मेरी शादी बहुत खूबसूरत परी से होनी चाहिए थी, लेकिन माँ ने मेरी शादी तुम जैसी मोटी परी से करा दी। माँ के लिए तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम बस एक नौकरानी के बराबर हो। सुधा परी कार्तिक की बातों का कोई जवाब नहीं देती। सुधा परी का दिल टूट चुका था। अब वो भी अपने मोटापे से परेशान हो गई थी। अपने सारे दुख का कारण वो अपने मोटापे को समझने लग गई थी। एक दिन कार्तिक तैयार होकर कहीं जा रहा था। तभी सुधा परी कार्तिक के पास गई और बोली, सुनिए, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रहा हूँ। चंद्रलोक पर मुझे कोई जरूरी काम है, वहीं जा रहा हूँ। लेकिन चंद्रलोक पर तो आपको खतरा हो सकता है। वहाँ पर रानी परी के बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर किसी को भी पता चला कि आप उनके बेटी हैं, तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और मेरे अंदर कोई शक्तियाँ नहीं है? तुम मुझे कमजोर कहना चाहती हो? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैं तो बस आपके साथ चलना चाहती थी। तुम पागल हो गई हो। यदि तुम जैसी मोटी परी को किसी ने मेरे साथ देख लिया तो तुम जानती हो मेरा कितना मजाक बनेगा। परी लोक में तो मेरा मजाक पहले से ही बन चुका है। मैं नहीं चाहता कि चंद्रलोक में भी मेरा मजाक बने। चली जाओ यहाँ से और अपने काम पर ध्यान दो। मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, समझी? इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। कार्तिक अक्सर चंद्रलोक पर जाया करता था, क्योंकि उसे चंद्रलोक की एक अहिला अप्सरा से प्यार हो गया था। अहिला दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और साथ ही साथ पतली दुबली भी थी। कार्तिक उसके प्यार में बहुत ज्यादा पड़ गया था, लेकिन अहिला एक धोखेबाज अप्सरा थी। ये उसकी चाल थी कि वो खूबसूरत बनकर परी लोक के राजकुमार को अपने जाल में फंसाए और अंत में उसे चंद्रलोक की रानी के हवाले कर दे। अहिला, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने वो शादी जानबूझकर नहीं की थी। वो मुझे माँ के कहने पर करनी पड़ी। लेकिन मेरा दिल तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी से पहले तुम्हें मेरी माँ से बात करनी होगी और शादी के बाद मैं परीलोक नहीं आऊंगी। तुम्हें चंद्रलोक पर आकर रहना होगा और साथ ही तुम्हें चंद्रलोक के सारे रीति रिवाज को अपनाना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अहिला? मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम अपनी माँ को और परीलोक को नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ अहिला। तुम्हारे अंदर मेरी जान बसती है। ठीक है, तुम जो कहती हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं जा रहा हूँ। तुम्हारी माँ के पास जब समय हो मुझे खत लिख देना। मैं आ जाऊंगा अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर कार्तिक परी लोक के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अहिला जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी माँ के पास जाकर उसे भी सारी बात बताती है। वाह मेरी बेटी, मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। एक बार परीलोक का राजकुमार हमारे वश में आ जाए, उसके बाद पूरा परीलोक हमारे वश में आ जाएगा। उसके बाद रानी परी के कहे अनुसार हम दोनों चंद्रलोक की सबसे ताकतवर अप्सराएं हो जाएंगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद अहिला कार्तिक के लिए खत लिखती है। वो खत कार्तिक के घर जाता है और सुधा परी के हाथ लग जाता है। ये कैसा खत है? इस पर ये क्यों लिखा है कि इसे केवल कार्तिक ही पढ़ सकते हैं? कहीं ये खत चंद्रलोक से तो नहीं आया है? मुझे पढ़ना होगा, कहीं कार्तिक पर कोई खतरा ना मंडरा रहा हो। सुधा परी खत पढ़ने लगती है। खत पढ़ने पर सुधा परी को सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अहिला ने उस खत में सारी चीजें लिखी हुई थी। सारी बात जानकर सुधा परी बहुत दुखी हो जाती है। साथ ही साथ उसे अपने पति की चिंता भी होने लगती है। तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है। सुनिए, ये चंद्रलोक पर अहिला कौन है? मैंने आपका ये खत पढ़ लिया है। मुझे सब पता चल गया है कि आप परीलोक छोड़कर जा रहे हैं। मेरे बारे में ना सही, कम से कम रानी परी के बारे में सोचिए। वो आपसे कितना प्यार करती है। अगर वो मुझसे प्यार करती तो मेरी शादी मेरी मनपसंद परी से करवाती, ना कि तुमसे। अगर तुमने ये बात माँ को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? ऐसा कहकर कार्तिक चंद्रलोक के लिए रवाना हो जाता है। सुधा परी कार्तिक को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक नहीं रुकता और सीधा चंद्रलोक चला जाता है। उसके चंद्रलोक पहुंचते ही अहिला और उसकी माँ कार्तिक को बंदी बना लेते हैं। तुम ये क्या कर रही हो अहिला? तुमने मुझे बंदी क्यों बना लिया? तुझे क्या लगता है मैं तुझसे प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं। तू तो महामूर्ख निकला।
तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? कभी नहीं, ये तो मेरा प्लान था। अब हम तुझे रानी परी के हवाले कर देंगे। उसके बाद रानी माँ तेरी माँ को तेरा नाम लेकर चंद्रलोक बुलाएगी और फिर हम तेरी माँ को भी बंदी बना लेंगे। उसके बाद परीलोक पर भी हमारा कब्जा होगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अहिला। तुमने मेरा दिल ही नहीं, मेरा विश्वास भी तोड़ दिया है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो तो तब होगा ना जब हम तुझे छोड़ेंगे। दूसरी तरफ सुधा परी भागती हुई रानी परी के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। सारी बात जानकर रानी परी को भी बहुत चिंता होने लगी। ये तुम क्या कह रही हो सुधा परी? मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? ये खत देखिए रानी परी, जो चंद्रलोक से आया हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि कार्तिक परीलोक छोड़कर चंद्रलोक में रहेंगे। रानी परी को अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगती है, क्योंकि वो चंद्रलोक की सभी अप्सराओं को अच्छे से जानती थी। परीलोक का और चंद्रलोक का बहुत पुराना टकरार चल रहा था। तभी रानी परी के पास चंद्रलोक से एक खत आता है, जिसमें लिखा था, तुम्हारा इकलौता बेटा हमारे कब्जे में है। हमने तुम्हारे बेटे को बंदी बना लिया है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे बेटे को सुरक्षित छोड़ दे, तो तुम्हें अपनी जादुई छड़ी और पूरा परीलोक हमारे हवाले करना होगा। देखा रानी परी, आपने जिस बात का डर था वही हुआ। अब हम क्या करेंगे? मुझे चंद्रलोक जाना होगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं रानी परी? आपका चंद्रलोक जाना पूरे परीलोक के लिए खतरा है। खुदा ना खास्ता उन्होंने आपको बंदी बना लिया तो पूरा परीलोक उनके गुलाम हो जाएगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी। हमें तुम्हारी शक्तियों पर पूरा भरोसा है सुधा परी, लेकिन तुम्हारे मोटापे के कारण तुम युद्ध नहीं कर पाओगी। हमें इसका उपाय ढूंढना होगा। थोड़ा सोचने के बाद रानी परी वहाँ पर एक साड़ी प्रकट करती हैं और कहती हैं, इस साड़ी के अंदर 100 परियों की शक्ति है। इसे पहनती ही तुम्हारा शरीर पतला हो जाएगा। तुम इस साड़ी को पहनकर चंद्रलोक जा सकती हो। सुधा परी झट से साड़ी पहन लेती है और रानी परी का आशीर्वाद लेकर चंद्रलोक के लिए रवाना हो जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो राजकुमार कार्तिक की हालत देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। सुधा, तुम आ गई। सुधा, इन सबको बता दो कि परीलोक कभी इनका गुलाम नहीं हो सकता। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, आज ही वो तिथि है जिस दिन चंद्रलोक का विनाश होगा। अहिला सुधा परी पर वार कर देती है, लेकिन सुधा परी पर अहिला के वार का कोई असर नहीं होता, क्योंकि अब सुधा परी के अंदर 101 परियों की शक्ति थी। सुधा परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पूरे चंद्रलोक में आग लग जाती है। सब इधर से उधर भागने लगते हैं। सुधा परी राजकुमार को आजाद करती है और दोनों आसमान में उड़ते हुए चंद्रलोक के विनाश का नजारा देखने लगते हैं। चंद्रलोक के विनाश के बाद सुधा परी राजकुमार कार्तिक को सही सलामत परीलोक लेकर आती है। परीलोक आने के बाद कार्तिक कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा रानी माँ, मैंने परीलोक और आपको छोड़ने का फैसला ले लिया था। तुम्हें मुझसे नहीं पुत्र, सुधा परी से माफी मांगनी चाहिए। तुम मेरे नहीं उसके गुनहगार हो। मैं पूरे परीलोक का गुनहगार हूँ रानी माँ। मेरे कारण पूरा परीलोक खतरे में पड़ सकता था। सुधा परी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी के नजरिए से नहीं देखा, लेकिन आज मैं कहता हूँ तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देखूंगा। तुम ही मेरी पत्नी हो। सुधा परी कार्तिक को माफ कर देती है। जादुई साड़ी उतारने के बाद सुधा परी वापस मोटी हो जाती है, लेकिन अब कार्तिक को सुधा परी के मोटे होने से कोई ऐतराज नहीं था। कार्तिक को ही नहीं बल्कि पूरे परीलोक को कोई ऐतराज नहीं था। इस तरह अपनी बहादुरी दिखाकर और जादुई साड़ी की वजह से सुधा परी ने सबका दिल जीत लिया और अपने पति के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।